गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसे भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही होता है असहयोग, और इसको एक मूवमेंट के रूप में गांधी जी ने कैसे अपना हथियार बनाया, हम इसी के ऊपर इस चैप्टर में डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई नॉन कोऑपरेशन, आखिर इस मूवमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो महात्मा गांधी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज। उस बुक में उन्होंने क्लियरली कहा था कि आज अगर ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे हैं तो इसके पीछे एकमात्र रीजन है हमारा कोऑपरेशन। हम इंडियंस उनको सारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेट करते हैं, यही वजह है कि आज हम अंग्रेजों के अधीन हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो अगर हम अंग्रेजों को कोऑपरेट करना छोड़ दें, किसी भी काम में उनका हेल्प करना छोड़ दें, चाहे वह स्कूल से रिलेटेड वर्क हो, कोर्ट से रिलेटेड वर्क हो, इकोनॉमी से रिलेटेड वर्क हो, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, तो अगर इन सारे वर्कों में अगर हम उसका सहयोग ना करें, हम उनको कोऑपरेट ना करें, तो हम बहुत जल्द इस अंग्रेज शासन को यहाँ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। इसीलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लाने की बात कांग्रेस पार्टी में रखी। कांग्रेस के पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, उनके सामने में अपने विचार रखे, जिसमें क्वेश्चन आता है हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम मूवमेंट। आखिर यह एक आंदोलन का रूप कैसे लेता, क्योंकि इससे पहले मास लेवल पर इस तरीके का कोई भी आंदोलन भारत में नहीं हुआ था, कोई भी आंदोलन भारत में नहीं हुआ था। तो महात्मा गांधी ने बताया कि जो भी चीज़ आज हम सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे सरकार के द्वारा जो भी हमको प्राइज दिया गया है, वो प्राइज किसी सामान के, मतलब किसी थिंग, किसी चीज़ के रूप में हो, या किसी टाइटल यानी सम्मान के रूप में हो, तो हम लोग इन सारे चीज़ों को लौटा देंगे। गवर्नमेंट के कोर्ट में हम लोग जो लॉयर्स प्रैक्टिस करते हैं, वो लॉयर्स काम को गिव अप कर देंगे। हम जो फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको गिव अप कर देंगे। तो लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए महात्मा गांधी और शौकत अली, ये दोनों पूरे इंडिया में टूर करने लगे और लोगों को बताने लगे कि जब ये आंदोलन स्टार्ट होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा, तब आपको किन किन चीज़ों का बहिष्कार करना है। उसी समय काउंसिल इलेक्शंस भी होने वाले थे। महात्मा गांधी ने कहा कि हम इस इलेक्शन को भी बॉयकॉट कर देंगे। कुछ इंडियंस का मानना था कि यही एकमात्र ऐसा मौका है, इस काउंसिल इलेक्शन के हेल्प से हम अंग्रेज शासन के अंदर इंटर कर सकते हैं। हम उनके साथ, उनके सामने बैठ करके हम भी सरकार चलाने में उनकी हेल्प करेंगे, ताकि हम उनके तौर तरीकों को जानें। महात्मा गांधी का कहना था हम काउंसिल इलेक्शंस का बहिष्कार कर देंगे। तो ये सब चीज़ें अगर स्टार्ट होती तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स के मन में ये भी था कि ये हिंसा का रूप भी ले सकती है, इससे जनता आक्रोशित हो सकती है, जनता को इसका एक्चुअल मीनिंग जानना जरूरी है और इसके लिए समय लगेगा। लेकिन महात्मा गांधी उस समय पूरे इंडिया में टूर कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर एक बार घूम के लोगों को इस विषय में समझा दिया जाए तो यह आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन का रूपरेखा ले सकता है, और तब जाकर के यह दिसंबर 1920 में, दिसंबर महीने में 1920 में नागपुर में इसको अडॉप्ट किया गया और ये लॉन्च हुआ जनवरी 1921 में पूरे इंडिया में। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स। आखिर शहर में इसका कैसे एरिया, दायरा बढ़ा, इस मूवमेंट का दायरा कैसे बढ़ा, कैसे टाउन के लोगों ने इसके प्रति रिस्पॉन्स किया, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाउन में बेसिकली क्या होता है, कौन से लोग रहते हैं। तो टाउन में वैसे ही लोग रहते हैं जिनका मुख्य वर्क होता है महीने भर काम करना,
जो उस काम करने के बाद उनको तनख्वाह मिलती है, पेमेंट मिलता है, उससे अपने परिवार को चलाना। तो शहर में टीचर्स रहते थे, ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स रहते थे, लॉयर्स रहते थे, डिफरेंट टाइप के आर्टिसंस रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे, ट्रेडर्स रहते थे। तो ये सब लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर, जब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया तो उनके आह्वान पर इन सब लोगों ने अपना काम छोड़ दिया। जो कि ये सारे वर्ग जो थे किसी न किसी वे में अंग्रेज़ों से रिलेटेड थे, अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। तो इन लोगों ने इन सारे कामों का बहिष्कार कर दिया, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। और कहा जाता है कि उस दौरान लगभग 1 साल के अंदर में सरकार का जो अर्निंग था, जो इम्पोर्टिंग था, वह आधा हो गया था। 101 करोड़ से घट कर के 57 करोड़ के आसपास आ गया था। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, हाँ, लेकिन लोग अपनी मांगों पर डटे हुए थे। बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, कॉलेजेस छोड़ चुके थे। तो इंडियंस ने सोचा, चाहे हमारे लीडर्स ने सोचा कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, तो इसके लिए इंडियंस स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। खोले गए नहीं। जिसको आने में टाइम लगता, और कोई भी पेरेंट्स कितना दिन तक अपने बच्चों को बिना स्कूल भेजे हुए रह सकता है। इसीलिए धीरे धीरे ये आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा। शहर में रहने वाले लोगों का जो सेविंग्स था वो ख़त्म होने लगा, उनको अपने परिवार को चलाने में तकलीफ़ आने लगी। और एक समय ऐसा आया कि उन लोगों ने आंदोलन को त्याग दिया, आंदोलन को छोड़ दिया। अब आते हैं हम मूवमेंट इन कंट्री साइड। शहर के अंदर जो हमारा गांव होता है, हाँ, पहाड़ी एरिया होता है, मैदानी एरिया होता है, पठारी एरिया होता है, तो वहाँ पे ये मूवमेंट कैसे लॉन्च हुआ। सबसे पहले पढ़ेंगे मूवमेंट बाय पीजेंट्स, जिसमें आपकी बुक में बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, हाँ, जो अवध के रहने वाले थे, उन्होंने ही वहाँ के पीजेंट्स, छोटे मोटे जो किसान होते थे, हाँ, उनके आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने, जो कि एक क्या थे? सन्यासी थे। इस आंदोलन के स्टार्ट होने से पहले 1920 में वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आते हैं और औध किसान सभा नामक एक संस्था बनाते हैं। और कुछ ही समय के बाद लगभग 300 ब्रांचेज इसके पूरे अवध में खोल लिए जाते हैं। तो वहाँ पे किसानों का मेन मकसद ये था, मेन डिमांड पीजेंट्स का ये था कि उनके साथ जो तलुकदार्स या लैंडलॉर्ड्स थे, बैगर सिस्टम अपनाते थे। बैगर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत आपको खेत में काम करना है, लेकिन आपको उसके बदले कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। हाँ, बिना किसी मेहनताने के आप खेत में काम करोगे, उसके एवज में आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट में वहाँ पे किसान विद्रोह कर रहे थे, और भी बहुत सारे ऐसे वर्किंग कंडीशंस थे जिसके लिए किसान वहाँ पे विरोध कर रहे थे। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। इन किसानों के लिए, चाहे बाबा रामचंद्र के लिए स्वराज का मतलब क्या था? इनके लिए स्वराज का मतलब था अपनी आज़ादी, हाँ, उस बैगर सिस्टम से मुक्ति। जो काम करते हैं, काम का पैसा नहीं मिलता है, उससे मुक्ति। काम करने के आवर्स घटने चाहिए, उससे मुक्ति। अनाज सही से प्रॉपर तरीके से इनको नहीं मिल पाता था, उससे मुक्ति। इनके अंदर कहीं भी ये नहीं चल रहा था कि मुझे मेरे देश को आज़ाद करना है, हमें हमारे देश को क्या करना है? आज़ाद करना है। और जैसे ही ये आंदोलन स्टार्ट होता है, वहाँ के पीजेंट्स क्या करते हैं? वहाँ के तलुकदार, जमींदार, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनके अनाज के गोदामों पर हमला बोल देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, अनाज लूट लेते हैं। ये थी आंदोलन की रूपरेखा वहाँ पे। तीसरा आते हैं हम लोग मूवमेंट बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल कम्युनिटी जो था उसने रिवॉल्ट किया। अलूरी सीताराम राजू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था, जिसने अपने बारे में कहा रखा था कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं, हाँ, मैं सही ज्योतिषी गणना कर सकता हूँ, हाँ, और मैं कुछ भी घटना होने से पहले उसका प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, और
यहाँ तक उसके बारे में बातें फैली हुई थी कि अगर कोई उसे सामने से गोली मारे तो वो इतना फुर्तीला है कि वह उस गोली से भी बच सकता था। अल्लूरी सीताराम राजू ट्राइबल्स के मूवमेंट का नेता था, अगुआ था। वह महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। उसने लोगों को कहा भी कि हमें महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, खादी के कपड़े पहनने हैं और हमारा जो हम शराब पीने का आदत है उस आदत को त्याग देना है। लेकिन वहीं पर उससे एक चूक हो गई। उसने लोगों को कहा कि हम तभी इस अंग्रेज प्रशासन से, वहाँ पर मेनली क्या था, ट्राइबल कम्युनिटी को प्रॉब्लम कि उनका वो जो थे रोड कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, वो रोड कंस्ट्रक्शन में काम करते थे और काम करने के एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता था, इसीलिए उन लोगों ने रिवोल्ट किया। उनका रिवोल्ट करने का मकसद ही यही था। तो उनका मानना था कि अगर हम अंग्रेज़ों को मारेंगे पीटेंगे तो ये डर करके हमें क्या कर देगा, हमारा अधिकार दे देगा। मतलब एक तरफ अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को कहा कि मैं महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, हमें खादी के कपड़े पहनने हैं और अपने शराब पीने की आदत को त्यागना है। लेकिन उसने लोगों से ये नहीं कहा कि महात्मा गांधी ने हमें मूवमेंट करने के लिए कैसे बोला है, नॉन वायलेंस के रास्ते पर। ये बात उसने अपने लोगों से नहीं कही, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने क्या किया, गुरिल्ला वारफेयर को अपनाया। गुरिल्ला वारफेयर एक ऐसी युद्ध नीति होती है जिसके अंतर्गत अपने दुश्मन को छिप के मारा जाता है। दुश्मन को पता नहीं चलता है कि आप कहाँ हो और आप उस पर अटैक करते हो, उससे लड़ाई लड़ते हो। इसी लड़ाई को गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं। तो ट्राइबल्स ऐसे रिवोल्ट कर रहे थे। अब आते हैं स्वराज इन प्लांटेशन फार्मिंग, जहाँ पे चाय की खेती होती थी। वहाँ पर जो लोग चाय के बागान में काम करते हैं उनका मकसद रहता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमको आज़ादी रहे घूमने का, हम जब मन में आए काम करें, जब मन में आए अपनी वादियों में घूमें। लेकिन एक एक्ट आया था, एक एक्ट को उस समय पर इम्प्लीमेंट किया गया। उस एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत विदाउट अथॉरिटी के परमिशन के कोई भी बाहर काम करने की एरिया से बाहर नहीं जा सकता है जब तक अथॉरिटी उसको परमिशन ना दे। लोग जब इस मूवमेंट के बारे में सुने तो वो लोग काम छोड़ करके भाग गए और भागने के बाद रोड पर वो पकड़े जाते हैं और काफ़ी बुरे तरीके से पुलिस के द्वारा पीटे जाते हैं। तो ये एक समरी था आपको इस आंदोलन को लेकर के कि विभिन्न हिस्सों में, शहरों में किस टाइप से आंदोलन हुआ, गांव में किस टाइप से आंदोलन हुआ, ट्राइबल्स ने किस टाइप से आंदोलन किया, प्लांटेशन वर्कर्स ने किस टाइप से आंदोलन किया। तो कुल मिला के आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिन उद्देश्यों के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस मूवमेंट को गांधी जी ने स्टार्ट किया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। महात्मा गांधी का जो सपना था इस आंदोलन को लेकर के, वो सपना पूरा नहीं हो पाया, यह आंदोलन असफल हो गया। इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला आता है आपको विजन वेयर नॉट क्लियर। इस आंदोलन को लेकर के लोगों का विजन क्लियर नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि एक्चुअली में ये आंदोलन है क्या, हमें इस आंदोलन में क्या करना है, किस तरीके से करना है। हाँ, लोगों को इस बात का क्लियरिटी नहीं था कि हमें नॉन वायलेंस के रास्ते पर अब चलना है। इवन उनको ये तक नहीं पता था कि ये आंदोलन अंग्रेजों को भारत से हटाने का काम करेगा। ये चीज़ उन्हें नहीं पता थी। ये आंदोलन भारत में अंग्रेज की जड़ों को कमज़ोर करेगा, ये बात उन्हें पता नहीं थी। सबका, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, कि सबका अपना अपना मतलब था इस आंदोलन को लेकर के। अगला टॉपिक आता है पीपल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन डिफरेंट वे। स्वराज जिसका मतलब होता है अपना राज। हाँ, हम वैसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ हमें अपने काम को करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, किसी भी टाइप का राइट, अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फॉर्म पॉलिटिकल ग्रुप्स, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन स्वराज का मतलब यहाँ पर लोगों के लिए अलग था। जैसे गांव के लोगों को मतलब था अपना बैगर सिस्टम को हटाने से,
रोड कंस्ट्रक्शन में वर्कर को अपना अलग मतलब था, प्लांटेशन वर्कर के लिए अलग मतलब था, शहर में रहने वाले लोगों के लिए अलग मतलब था। तो स्वराज का एक्चुअल मीनिंग लोग खुद अपने तरीके से निकालने लगे, ये मीनिंग उन्हें किसी ने प्रॉपरली वे में बताया नहीं। अगला आता है कांग्रेस फेल्ड टू टीच पीपुल द मोटिव ऑफ मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो थी, हाँ, जो उस समय की एकमात्र पूरे इंडिया लेवल की पार्टी थी, तो वो पार्टी उस समय लोगों को इस आंदोलन का मोटिव बताने में असफल रही। इसके पीछे जो भी रीजन्स हो, लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वह लोगों को इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में एक्चुअल में बताए कि ये आंदोलन है क्या। हाँ, वो फैल रही, नहीं बता पाई, वो लोगों को नहीं बता पाई कांग्रेस पार्टी ने कि ये आंदोलन क्या है, किस चीज़ के लिए किया गया है, इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे, इस आंदोलन को किस तरीके से करना है। ये सारा ड्यूटी किसका था? कांग्रेस पार्टी का, जिसको वो इम्प्लीमेंट करने में पूरी तरीके से क्या रहा? फैल रहा। और लास्ट आता है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट जो था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। हाँ, वह हमेशा ट्रूथ और नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। यह एक ऐसी घटना, और अभी तक मैंने जितना आपको बताया, यहाँ पे कहीं ना कहीं हिंसा हो रही थी, और सबसे बड़ी हिंसा कहाँ होती है? चौरी चौरा में। चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक गांव था, अभी भी है। हाँ, तो चौरी चौरा गांव था, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था। तो लोग भीड़ में चल रहे थे और आंदोलन के प्रति काफ़ी आक्रोशित थे लोग, मतलब असहयोग आंदोलन में लोग थे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में थे, नारे लगा रहे थे, तरह तरह के स्पीच हो रहे थे। कहीं कहीं पे आंदोलन काफ़ी उग्र भी हो रहा था। पुलिस में और जनता में झड़प होती है, पुलिस लोगों पे ओपन फायरिंग करती है, जिस वजह से कुछ लोग क्या होते हैं? मारे जाते हैं। लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, अपने लोगों के मारे जाने का उनको दुख रहता है, साथ साथ गुस्सा रहता है, जिस वजह से चौरी चौरा पुलिस चौकी को वो चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें लगभग 22 पुलिस वाले जल करके मर जाते हैं। महात्मा गांधी को यह अनुभव हो जाता है कि यह आंदोलन को लोगों ने गलत तरीके से ले लिया है, धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसा का रूप लेते जा रहा है, और रिजल्ट ये आता है कि महात्मा गांधी इस आंदोलन को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट उसी समय, ये इमीडिएट कॉज है उसका बंद होने का। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? इमीडिएट कॉज है। ये आंदोलन बंद कर दिया जाता है और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यहीं पे स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। यह नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का ही अगला पार्ट था, जिसको लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।